जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 के लिए जारी किए गए प्रश्न 1 क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि a गुणित b बराबर 64 है और HCF AB बराबर 16 और LCM का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि HCF और LCM इनका गुणांक इन दोनों संख्याओं के गुणांक के बराबर होता है, ये पता होना चाहिए। और यदि आप यहाँ पे मान रखते हैं तो मान रखने पर जैसे कि हम यहाँ पे 16 रख देते हैं और फिर यहाँ से हम LCM का मान ज्ञात कर सकते हैं। इनका जो गुणनफल है वह 64 के बराबर है। जैसे ही हम LCM ज्ञात करते हैं तो 64/16 कर देते हैं, 16 का भाग देंगे तो 4 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो हल हमें प्राप्त होता है वह ए ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² bx c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। तो इसका सही हल है c/a अर्थात इसका विकल्प ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 तो रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे आप इसका ऑप्शन क्रमांक सी देंगे, अनंतः अनेक हल होगा क्योंकि तीनों यहाँ पे बराबर आपको दिख रहे हैं। यदि यहाँ पे आप देखते हैं कि ये बराबर नहीं है तब इस स्थिति में हम कहते कि इसका कोई हल नहीं होगा। और यदि इसमें a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 तो हम इस स्थिति में कहते हैं कि एक अद्वितीय हल होता है। तो ये तीनों शर्तें आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगली स्थिति है चौथे नंबर की, श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला पद a बराबर 6 है और यहाँ से d का मान हम निकाल लेते हैं। d का मान आप देखते हैं कि इसका मान 6 प्राप्त होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर, और जो अंतिम पद दिया गया 54 तो हम an बराबर a + n-1 इंटू डी से हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप मान रखते हैं यहाँ पे आप 54 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ 6 n-1 इंटू 6 का गुणा कर देंगे तो 6 धन 6 n-6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए और n का मान 54/6 अर्थात 9 हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से जो आप हल देख रहे हैं वह होगा सी, 9वां पद होगा। अब अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 × 3 AC बराबर 12 सेंटीमीटर BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब कोण B का मान होगा। तो आप यहाँ पे जब चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाने पे आपको यहाँ दिखाई देता है कि एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है जिसमें सबसे बड़ी भुजा हम देख रहे हैं AC दिखाई दे रही है 12 सेंटीमीटर और AB यहाँ पे 6 × 3 है और यहाँ से BC 6। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पूछा गया है कोण B, तो कोण B यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है इसके अनुसार, तो इसका ऑप्शन C हल होगा। अब इसके बाद दो बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र है। तो आपको ये याद रखना है, इसका सूत्र होता है AB बराबर कर्णी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये दूरी के सूत्र को आप याद रखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे देख रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न है। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का सूत्र d बराबर होगा। तो यहाँ पे b का वर्ग ऋण 4ac आप लिख देंगे। इसके बाद तीसरा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n है तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। बच्चों यहाँ पे जैसा कि दिखा गया है कि nवां पद 3 धन 2n है तो पहला पद होगा। तो a1 बराबर यहाँ पे n के स्थान पे आप 1 रख दीजिए और जैसे ही इसे हल करते हैं तो 3 धन 2 बराबर हमें 5 प्राप्त हो जाता है। तो इसका प्रथम पद होगा 5। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें आप देख रहे हैं चौथे नंबर का, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर समान होता है आप लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु की चोटी का उन्नयन कोण होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जबकि मीनार और दूरी आपस में बराबर होती है तो यहाँ जो कोण बनता है उन्नयन कोण वह हमेशा 45 अंश का होता है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 6वें नंबर का, जबकि वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम कहते हैं छेदक रेखा। आप जब वृत्त बनाते हैं और दो बिंदु पर कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है दो बिंदु पर तो ये छेदक रेखा कहलाती है। इसके बाद आप तीसरा प्रश्न देख रहे हैं जिसमें सही जुड़ी बनाइए लिखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर और सेक थीटा का मान 1/cos थीटा होता है। और इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे 2πr होता है, सी से इसका मिलान कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो इसका b से मिलान कर देंगे। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। तो ये इस तरीके से आप
सही जोड़ी बना सकते हैं। अब चलिए एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न है। तो यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ये हमें बताना है। तो इसमें आप इसका आंसर लिख सकते हैं वास्तविक और असमान। तो ये मूलों की प्रकृति होती है। इसके बाद क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो बिल्कुल ये सही है, हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं तीसरे नंबर का, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो यहाँ पे हम देखते हैं वृत्त की कोई स्पर्श रेखा, यहाँ जैसे कि हम वृत्त बना दें और इस पे कोई एक स्पर्श रेखा खींच लें तो ये वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श कर रही है? तो केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, इसलिए इसका आंसर होगा 1। अगला प्रश्न है जैसा कि देख रहे हैं चौथे नंबर का, जिसमें बिंदु 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखना है। यहाँ पे x1 और x2 का मान, तो 1 धन 3 कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे होगा 3 और 1 4, और इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हम y1 और y2 का योग कर देते हैं, तो 4 धन 2 बटा 2 करेंगे तो 6 बटा 2 कर देंगे, जिससे हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, जिससे हमें जो बिंदु मिलेगा वह होगा 2 3। अगला प्रश्न, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो आप लिख लें इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पर LB धन BH धन, यहाँ पे आप लिख देंगे HL, या इसे ABC के रूप में भी लिख सकते हैं, तो AB धन BC धन CA भी लिख सकते हैं, आप इसे कोई गलत नहीं होगा। इस प्रकार से घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है उसका सूत्र लिखा जा सकता है। इसके बाद आप अगला प्रश्न देख रहे हैं 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7 के बहुलक होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ सबसे अधिक जो संख्या दिखाई दे रही है वह है 7, यहाँ सबसे ज़्यादा इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, और जब पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा होती है तो उस संख्या को हम उसका बहुलक कहते हैं, अर्थात 7 इसका बहुलक होगा। अगला प्रश्न है सत्य एवं असत्य लिखना है। जैसे कि देख रहे हैं किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है। देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो यहाँ आप भुज की बात कर रहे हैं 0 और कोटि क्या है 3। आप देख रहे हैं x y, तो जब यहाँ पर भुज 0 होता है, भुज 0 हो गया तो क्या बचा y, तो इसका आंसर y अक्ष आना चाहिए। क्या आना चाहिए? y अक्ष आना चाहिए। तो इस स्थिति में ये यहाँ पे कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा, आप इसका ध्यान रखें। इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा प्रश्न, कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान 0 हो, उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का, 2 ऋण 2 2 ऋण 2 एक समांतर श्रेणी है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जब d का मान निकालते हैं सार्वंतर, तब आप देखते हैं कि यदि ऋण 2 में से 2 घटाते हैं तो ऋण 4 प्राप्त होता है, और यहाँ पे 2 में से ऋण 2 घटाते हैं, 2 में से ऋण 2 घटाते हैं तो यहाँ प्राप्त होगा धन 4। तो ये सार्वंतर अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, जिससे ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, इसलिए यह कथन आपका आप लिख सकते हैं कि असत्य है। चौथा, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, का असत्य है, समान कोण नहीं बनाती है। इसके बाद आप देखते हैं कि एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और बेलन का संयोजन, तो यहाँ पे आप देखते हैं तो पेंसिल में आप इस तरीके से एक शंकुआकार आकृति यहाँ पे देखते हैं और ये बेलनाकार आकृति देखते हैं, जिससे ये कथन सत्य हो जाता है। अब चलिए 6वें नंबर का प्रश्न की बात करते हैं, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो बिल्कुल सत्य कथन है, तो यह सत्य कथन होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू पी ई और इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये इस तरीके से हम किसी प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में मानते हैं, या 0 के बराबर या 1 के बराबर मानते हैं, तो इससे यह कथन सत्य होगा। अब ये अगले जो प्रश्न दिए गए हैं आपके प्रश्न पत्र में, इन सभी के हल हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, तो आप इनका अभ्यास करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।